Hello everyone, so welcome back to my channel Economic Sites, and today we will cover the chapter number 14 according to the reduced syllabus which is given by the council for 21-22 syllabus, right? So we are going to cover all those topics. तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, it would be very beneficial for you all. चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 विद अ पॉजिटिव मूड, दैट इज अ बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक्स। बेसिकली बैंक दो तरह के होते हैं, बेसिकली बैंक कई तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में एक कमर्शियल बैंक्स को पढ़ाया जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई हो गया, आपका पीएनबी हो गया, ठीक है, ये तो गवर्नमेंट्स हो गए, और प्राइवेट भी होते हैं जैसे एचडीएफसी हो गया, राइट। ऑल दीज आर द बेसिकली कमर्शियल बैंक्स। और एक हमारा सेंट्रल बैंक भी होता है, एंड सेंट्रल बैंक इज अ नेशनलाइज्ड बैंक, वो सरकारी ही होता है, ठीक है। दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए ध्यान रखिए, एक सेंट्रल बैंक आपका वो भी है, ठीक है, एक कमर्शियल बैंक भी है। ओके, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो एक कमर्शियल बैंक है, लेकिन इफ फॉर द नेम से आरबीआई को क्या बोला जाता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। मींस इट इज अ एपेक्स इंस्टीट्यूशन। जितने भी बैंकिंग सर्विसेज हैं, जितने भी बैंकिंग आपके बेसिकली इंस्टीट्यूशंस हैं, सब के सब आपके आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, या आप कह सकते हैं आरबीआई को बेसिकली उसके अंडर रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सो एस एक्सप्लेन इन द लास्ट चैप्टर कि मॉडर्न मनी आपको पता है कंसिस्ट ऑफ द करेंसी एंड द डिपॉजिट मनी। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है मनी के बारे में अच्छे से। अगर किसी ने नहीं देखा लेक्चर तो उसका लिंक मैं बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और प्रीवियस सारे बेसिकली लेक्चर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिस्ट प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो आपको पता है जो मनी होता है आपका बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक तो आपका करेंसी, ठीक है, एक आपका करेंसी, और दूसरा आपका डिपॉजिट मनी। तो बेसिकली डिपॉजिट मनी क्या है, जो बैंकों के पास पैसा है। तो यहां से आपका एक कंसेप्ट निकल के आता है बैंक्स या बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। सो करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। दूसरी बात है, आपको पता है यहाँ पे सेंट्रल बैंक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आरबीआई है, ओके। सो हाउएवर करेंसी कॉन्स्टिट्यूट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अ कंट्रीज टोटल मनी सप्लाई। ध्यान रखिएगा, जो भी हम कैश यूज कर रहे हैं, कॉइन्स यूज कर रहे हैं, नोट्स यूज कर रहे हैं, वो एक बहुत ही छोटा फ्रैक्शन है पूरी टोटल मनी सप्लाई का, ठीक है। टोटल मनी सप्लाई हमने पढ़े हैं 5 तरीकों से बेसिकली मेजर किया जाता है, M0, M1, M2, M3, M4। अगर हम चारों को लें तो उसमें से अगर हम चारों मनी सप्लाईज को भी लें तो उसमें से जो करेंसी है वो एक स्मॉल फ्रैक्शन है। आपका ज़्यादा जो ग्रेटर फ्रैक्शन है, ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ मनी है, दैट इज डिपॉजिटेड विद द बैंक, ओके, और दैट इज क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक। बेसिकली ज़्यादातर जो पैसा है आपका जो मनी सप्लाई का या मनी मेजर्स का, वो मैक्सिमम पैसा आपका बैंकों के पास होता है, राइट। तो बैंक क्या करते हैं, उसे रेगुलेट करते हैं। कैसे रेगुलेट करते हैं, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, बेसिकली क्या आरबीआई कैसे उसे गाइडलाइंस उसकी रहती है, कैसे उसे रेगुलेट कर देती है। तो ये सब चीज़ें हम इन जर्नल पढ़ेंगे, ठीक है, हम बिल्कुल मोटे तरीके से पढ़ेंगे। इन जर्नल विल नॉट गो वेरी डीप, ठीक है। सो जर्नली हाउ द बैंकिंग सिस्टम एंड हाउ आरबीआई रन्स इन अ कंट्री, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके, नाउ व्हाट इज बैंक। सबसे पहले यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि बैंक क्या होता है। तो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। लाइक आप जो पढ़ रहे हैं वो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो बैंक क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। स्कूल्स एक क्या होते हैं आपको पता है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वैसे ही बैंक क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ मनी। आपसे वो पैसे एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम द पब्लिक बेसिकली, ठीक है, एंड विड्रॉवेबल बाय चेक। आप उसे चेक से निकाल सकते हैं, पासबुक से निकाल सकते हैं, एटीएम से निकाल सकते हैं, ठीक है, दूसरों को लोन दे सकते हैं, दूसरों को चेक दे सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको बैंक बेसिकली प्रोवाइड करता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट देखें, ओके, तो ये आपको ध्यान में रखनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज बैंक, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, एंड विड्रॉवेबल बाय चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और अदरवाइज, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। आप बेसिकली इसमें से कोई भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, बोथ आर डेफिनेशंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट या इक्वली वैलिड, इसमें से कोई भी आप एक लिख सकते हैं। अगर आप ये लिखेंगे ये भी बेटर है, इवन यू कैन राइट दिस वन ऑल्सो। सो एनी वन ऑफ द डेफिनेशन आपको एग्जाम में याद रखनी है। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज बैंक, तो आप लिख सकते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डेफिनेशंस के, कि द एसेंशियल फंक्शन ऑफ द बैंक इज दैट इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, कि ये लोगों से बेसिकली डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। आपको पता है आज की डेट में आप भी जाके क्या कर सकते हो, बैंकों में अपना पैसा जमा कर सकते हो। तो बेसिकली वो फंक्शन क्या है आपका, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, राइट।
ओके, एंड मोर ओवर दीज डिपॉजिट्स आर रीपेबल ऑन डिमांड, और डिमांड पे रीपेबल भी होते हैं, अगर आप चाहें तो उसे निकाल भी सकते हैं। एंड विड्रॉवेबल बाय चेक्स और अदरवाइज, और चेक से आप भी इसे विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। बेसिकली कहने का मतलब है आप अपनी डिमांड पे इसे कभी भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है दैट इज सेकंड एसेंशियल फंक्शन ऑफ द बैंक that uses these deposits for lending for others and for undertaking investment in securities। तो आपको पता है कि जो सेकंड फंक्शन है आपका बैंक का, कि ये जो डिपॉजिट्स है बेसिकली ये क्या करता है, ये ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। दिस डिपॉजिट्स आर यूज्ड फॉर द लैंडिंग टू अदर्स, आपको लैंड करता है, आपको ऐसा लोन प्रोवाइड करता है और उसके एवज में आपसे कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा सिक्योरिटी भी लेता है, राइट। नेक्स्ट है दैट इज अ क्रिएशन ऑफ मनी। क्रिएशन ऑफ मनी इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल बैंक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर अगर कमर्शियल बैंक का जो है वो है क्रिएशन ऑफ मनी। क्रिएशन ऑफ मनी बेसिकली आपको मैं एक नटशेल में एक्सप्लेन करूंगा, दो आपके पर्टिकुलरली इस बार सिलेबस में क्लियरली मेंशन नहीं दिया है कि क्रेडिट क्रिएशन, लेकिन सिंस एक फंक्शन ऑफ बैंक में आता है, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक में आता है बेसिकली, तो हम यहाँ पे एक बार इसको थोड़ा सा देख लेंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट है दैट इज अ बैंक्स हैव अ पावर टू क्रिएट, बैंक हैव अ पावर टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय मनी थ्रू देयर लैंडिंग एक्टिविटीज। या क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने का क्या मतलब है, ये नोट छापने वाला मत समझ लीजिएगा कि वो क्रिएट करने का मतलब है कि कमर्शियल बैंक जो है नोट छाप सकते हैं। क्रिएट करने का मतलब है मनी की जो फ्लो है उसको रेगुलेट कर सकते हैं, उसको वो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक अपने पास रख लेगा, बाहर नहीं निकालेगा, तो ऑब्वियसली बात है जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चैनलाइज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोगों को प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्रिएशन ऑफ मनी हो जाएगा, राइट। सो मनी क्रिएटेड बाय यूज्ड बाय द कमर्शियल बैंक इज नोन एज डिपॉजिट मनी और द बैंक मनी। तो जो मनी क्रिएट होता है कमर्शियल बैंक का इज नोन क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स इज नोन एज डिपॉजिट मनी या बैंक मनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बैंक मनी क्या होता है, क्वेश्चन आ सकता है। सो मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक इज नोन एज डिपॉजिट मनी और द बेसिकली बैंक मनी, ठीक है। सो ऑल दीज आर थ्री फंक्शंस दैट आर एसेंशियल्स फॉर मेकिंग द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ द बैंक। तो अगर कोई भी हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोलेंगे कि वो एक बैंक है, तो उसे ये जो प्रीवियसली हमने तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, ये तीनों को बेसिकली उसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर वो तीनों को सेटिस्फाई कर देता है कोई भी इंस्टीट्यूशन, तो डेफिनेटली दैट विल बी कॉल्ड अ बैंक। ध्यान रखिएगा, हम पोस्ट ऑफिस को बैंक नहीं बोल सकते, ठीक है। एलआईसी भी अब बैंक्स, आपको पता है कई उनके ऐसी सर्विसेज है इसमें लोन्स प्रोवाइड करते हैं, यूटीआई है, ओके। ऐसे बहुत सारे जो आपके कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली बोला जाता है इनको, एनबीएफसी, जैसे आपका एलआईसी हो गया, यूटीआई हो गया, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये भी ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जैसे कि लोगों से पैसा एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोगों को लोन प्रोवाइड करना, लेकिन उनको क्या नहीं बोला जा सकता, उनको बैंक बिल्कुल नहीं बोला जा सकता। क्यों नहीं बोला जा सकता, बिकॉज दे डू नॉट क्रिएट मनी, वो मनी क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, एलआईसी हो गया, यूटीआई हो गया, ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये भले मनी लैंड कर दे पब्लिक को, यहाँ पे लिखा भी देख लीजिए, सिमिलरली अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड मे लैंड टू अदर्स, बट इट विल नॉट मेक एस अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अ बैंक। लेकिन उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम बैंक नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, जैसे आपको गोल्ड रख के आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, बट दे विल बी नॉट कॉल्ड अ बैंक। ध्यान रखिएगा, क्यों, एक रीजन की वजह से यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, क्यों इन सबको बेसिकली बैंक नहीं बोला जा सकता। आप बोलोगे क्योंकि ये तीसरा फंक्शन जो बैंक का है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसे सेटिस्फाई नहीं करते, और वो जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक या फीचर है क्रिएशन ऑफ मनी, तो दे कैन नॉट क्रिएट मनी। ध्यान रखना कि जो क्रिएशन ऑफ मनी है सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक कर सकता है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ क्या आप कह सकते हैं कि क्रिएशन ऑफ मनी is a unique characteristics of commercial bank. Thus, the commercial bank may differ from other financial institution by the fact that they have the power to create money. तो एक मनी क्रिएशन एक ऐसी पावर है जो बैंकों के पास है और बैंकों को अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अलग करता है। तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। देखिए, टाइप्स ऑफ बैंक्स आपका नहीं दिया तो हम ये नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। विल गो फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट दैट इज अ कमर्शियल फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका आएगा।
फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले इनका क्या है पढ़ लेते हैं फटाफट कि जो मॉडर्न कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म द वैरायटी ऑफ द फंक्शन। देखिए जो आजकल जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है आपको पता है कितने ज़्यादा वो सिंप्लीफाई होते जा रहे हैं, कितने ज़्यादा बेसिकली वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने ज़्यादा बेसिकली वो क्या करते हैं कस्टमर ओरिएंटेड होते जा रहे हैं, राइट। तो कमर्शियल बैंक्स जो इसके ट्रेडिशनल फंक्शंस थे, अगर क्वेश्चन आएगा कि एक कमर्शियल बैंक का ट्रेडिशनल फंक्शन क्या थे, देखिए ट्रेडिशनल फंक्शन उनके बस क्या थे कि लोगों से एक्सेप्ट करना पैसा, ठीक है, लोगों से पैसा एक्सेप्ट करना, लोगों को क्रेडिट देना टू द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, लोगों को पैसा प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना। हाउएवर विद द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग these banks have started providing the various of services। लेकिन अगर हम बात करें मॉडर्न बैंकिंग की, मॉडर्न बैंकिंग में आपके ये फंक्शन तो है एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स, एडवांसिंग लोन, लेकिन इसके साथ बहुत अदर सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, आपका एक लॉकर हो सकता है, आप अपने लॉकर में अपने जो महंगी चीज़ें हैं, जो कागजात हैं, वो बैंक में रख सकते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपको एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं, राइट, आपको एक बिजनेस स्टार्टअप में आपको हेल्प करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन जो फार्मर्स हैं उनको भी हेल्प करते हैं कि कैसे वो बेसिकली अपनी इन्वेस्टमेंट करें, क्या चीज़ें खरीदें, क्या टूल्स इक्विपमेंट। सो ऐसे बहुत सारी जो सर्विसेज हैं आजकल बैंकों द्वारा की जा रही है। सो मॉडर्न बैंकिंग इज रिगार्डेड एज अ डिपार्टमेंटल स्टोर बैंक्स बिकॉज दे प्रोवाइड द वेराइटी ऑफ सर्विसेज। तो इनको डिपार्टमेंटल स्टोर बोला जाता है, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर बैंक्स। वाई? बिकॉज दे प्रोवाइड द लॉट ऑफ सर्विसेज टू द कस्टमर्स। तो अब फटाफट पढ़ लेते हैं क्या क्या फंक्शंस है इसके। तो आप इसके 3 से 4 फंक्शन आप ध्यान में रखेंगे एग्जाम के लिए, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 to 4 आपको पॉइंट्स इसके ध्यान रखने हैं। तो पहला आपका जो फंक्शन है आपको ध्यान रखना है, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, जो कि एक ट्रेडिशनल फंक्शन है, ठीक है। सो प्राइमरी डिपॉजिट एक प्राइमरी फंक्शन है, कोई भी कमर्शियल बैंक तो डेफिनेटली करेगा ही करेगा। क्या बेसिकली ये क्या करता है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक इज टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। अ बैंक रिसीव्स अ डिपॉजिट फ्रॉम द इंडिविजुअल फर्म्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। Deposit constitute the major resources of the bank. People who have surplus funds with them would like to deposit with the commercial bank। तो बेसिकली साफ साफ सिंपली आपको भी समझ आ गया होगा कि सिंपली क्या है, एक प्राइमरी फंक्शन होता है किसी भी बैंक का कि क्या करता है, वो लोगों से एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट और उसे अपने पास जमा कर लेता है। और ये डिपॉजिट्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं बैंक के। पीपल के पास जो सरप्लस फंड है, मान लीजिए आपके पास एक्स्ट्रा फंड है, आपको सिर्फ खर्च के लिए चाहिए, लेट सपोज 10,000 रुपीज़, लेकिन आपके पास मान लीजिए 50,000 रुपये हैं, तो आप क्या करेंगे, उसमें से 40,000 रुपये जो है बैंकों के पास रख देंगे। तो जो आपके पास सरप्लस फंड है आप क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक के पास रख देंगे। और कमर्शियल बैंक बेसिकली आपको इंटरेस्ट भी देगा, ठीक है। तो आप क्यों जमा करेंगे, तो क्वेश्चन है, एक तो आपके पास सेफ्टी रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी, ठीक है, ओके। दूसरी बात है आप उसे इंटरेस्ट कर सकते हैं, कीपिंग सेफ आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। कन्वीनियंट मेथड है, आप यहाँ से जमा करके आपके इंडिया के कोई भी कोने से या वर्ल्ड के कोई कोने से उसे निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ तक आपको इंपॉर्टेंट है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है, 2 3 4 लाइन्स में आप बना सकते हैं। सो दिस इज द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, राइट। नेक्स्ट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, राइट, ओके। इसका कुछ तो और थोड़ा सा जिसे डीपली पढ़ लेते हैं, राइट। इसमें इन्होंने कुछ और भी एक्सप्लेन कर रखा है, वो भी देख लेते हैं। ये बेसिकली इसमें ये बोला गया है कि जो आपसे डिपॉजिट्स हैं, जो आपसे पैसा है, बैंक कैसे ले सकते हैं। बेसिकली बैंक क्या करता है, एक अकाउंट ओपन करता है, आपको पता है। अकाउंट भी अलग अलग तरह के होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है, एक होता है आपका सेविंग अकाउंट, एक होता है फिक्स्ड अकाउंट भी होता है, एक रिकरिंग डिपॉजिट आरडी। तो बहुत तरह के अकाउंट्स होते हैं आपके, तो उनको एक बार फटाफट इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो ये बेसिकली जो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं हम, ये आपके इस पॉइंट के अंडर ही हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स के, ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स के अंडर ही है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि व्हाट इज करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। तो करंट अकाउंट डिपॉजिट्स क्या होते हैं, डिपॉजिट्स इन द करंट अकाउंट आर पेएबल ऑन डिमांड, दैट्स वाई द करंट अकाउंट इज ऑल्सो नोन एंड डिमांड डिपॉजिट्स। तो बेसिकली इनको डिमांड डिपॉजिट भी बोला जाता है, ओके। ये बेसिकली कौन यूज करता है, दीज आर बेसिकली यूज्ड बाय द बिजनेस पर्पज। जो बिजनेसमैन होते हैं ये अपने उनके पता है, दे हैव द करंट अकाउंट्स, क्योंकि करंट अकाउंट्स की जो आपको पता है, इसकी जो निकालने की, जो विड्रॉ करने की जो लिमिट है, थोड़ी वो ज़्यादा भी होती है, राइट। तो इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। डिपॉजिट्स इन द करंट अकाउंट आर पेबल ऑन डिमांड, मतलब आप जब भी उसे चाहें तो अपना पैसा निकाल सकते हैं, ओके। दैट्स वाई द करंट अकाउंट्स आर ऑल्सो नोन एंड डिमांड डिपॉजिट, इसको डिमांड डिपॉजिट भी बोला जाता है, राइट। सो मनी फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स कैन बी विड्रॉन बाय चेक्स, आप इसे चेक से निकाल सकते हैं, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अमाउंट
और द नंबर ऑफ विड्रॉवल्स मेड। देख लीजिए जनरली जो आपके सेविंग अकाउंट है, जनरली जो हम लोगों के होते हैं वो सेविंग अकाउंट होते हैं, इसमें कुछ लिमिट होती है, एक डे पर डे की लिमिट भी होती है, कुछ बैंक बोलते हैं कि 25,000 है, कुछ बैंक 50,000 भी देते हैं, लेकिन करंट अकाउंट में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। तभी इसे बिजनेसमैन यूज़ करते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन को एकदम पैसे की जरूरत पड़ती है जब भी उन्हें कोई ट्रांजैक्शन करना होता है। सो दीज अमाउंट्स आर मोस्टली हेल्ड बाय द ट्रेडर्स एंड द बिजनेसमैन हु यूज दिस फॉर मेकिंग बिजनेस पेमेंट्स एंड फॉर रिसीविंग द पेमेंट्स। आपको पता है फॉर रिसीविंग पेमेंट्स एंड फॉर डूइंग पेमेंट्स बेसिकली दीज आर यूज्ड। चेक पेमेंट्स हैव बीन फैसिलिटेटेड द बिजनेस एंड द ट्रेड ट्रांजैक्शन। आपको पता है आजकल बिजनेस में चेक्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, तो चेक्स ने कितना ज़्यादा आपको बिजनेसमैन्स को जो कि फ़ायदा पहुंचाया है। और ध्यान रखिएगा बैंक्स डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट। अगर आपका पैसा करंट अकाउंट में है, ठीक है, तो आपको बैंक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता, क्योंकि बैंक आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि आप जितना मर्जी पैसा निकाल ले, जब मर्जी पैसा निकाल लीजिए, जितनी बार मर्जी पैसा निकाल लीजिए। तो इस रिस्पॉन्स में बैंक आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं देता, ठीक है। सो दे डू नॉट एबल टू यूटिलाइज दिस शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स फॉर द लैंडिंग पर्पस ड्यू टू द फ्रिक्वेंट विड्रॉवल। इसका एक रीज़न है, बैंक इसको इंटरेस्ट क्यों नहीं देता इस पर, क्योंकि आपका पैसा अगर इसमें जमा है करंट अकाउंट में, आप कभी भी निकाल सकते हैं और जितना भी निकाल सकते हैं। तो बैंक एकदम से किसी को ये पैसा उठा के लोन में नहीं दे सकता, क्योंकि आपको पता है कल के दिन वो वापस आ गया पैसा लेने, तो बैंक कहाँ से देगा, है ना। तो बैंक इसलिए उसको यूज़ नहीं कर सकता आगे लोन देने के लिए। अब जब यूज़ नहीं कर सकता तो बैंक भी कुछ कमा नहीं सकता, और जब कमा नहीं सकता तो आपको कहाँ से देगा। सो बैंक प्रोवाइड द वेरियस सर्विसेज टू द करंट अकाउंट। तो एक तरह की सर्विस है, ठीक है, जिससे आपको क्या कर सकता है, आप पेमेंट कर सकते हो चेक से, कलेक्शन से, पेमेंट बेसिकली बाय चेक पेमेंट्स, ड्राफ्ट इशू कर सकते हो ऑन द बिहाफ ऑफ द अकाउंट होल्डर, ऑन द बिहाफ ऑफ द अकाउंट होल्डर्स। बैंक्स इनफैक्ट उल्टा क्या करता है, बैंक इस पे चार्ज लेता है, ठीक है। बैंक टेक द फ्यू सर्विस चार्जेस ऑन देम, ओके, ऑन द कस्टमर्स बिकॉज दे सर्विस रेंडर टू देम। ध्यान रखिएगा करंट अकाउंट में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, उल्टा बैंक आपसे क्या है, चार्ज लेता है, कुछ % आपसे लेता है, राइट, क्योंकि वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है दैट इज सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट पता है हम इंडिविजुअल्स करते हैं, हम लोग करते हैं, आम लोग करते हैं, हाउस होल्ड्स करते हैं। इसमें कुछ आपको रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो आपके ऊपर डिपोजिटर्स के ऊपर हो सकते हैं। बैंक इम्पोज अ लिमिट ऑन द अमाउंट। आपको पता है नंबर ऑफ विड्रॉवल्स पे भी आपको पता है इसकी लिमिट होती है, और आपको पता है कि इसके अमाउंट पे भी एक लिमिट होती है, और पर्टिकुलर पीरियड तक आप इसे मतलब अवेल कर सकते हैं। सो हाउएवर इन द प्रैक्टिस ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शंस, तो इसमें आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो देखने को मिलती है कंपेयर टू द करंट अकाउंट, राइट। तो इसलिए बेसिकली आपको बैंक क्या करती है, इसमें इजीली आगे बैंक किसी को पैसा देके बैंक क्या करती है, क्योंकि आपके पास एक लिमिट है, लिमिट सेट कर देती है। तो मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए सबमिट किए हैं, तो आप अगले दिन 5 लाख नहीं निकाल पाएंगे। आपके एक पर डे की लिमिट मान लीजिए सिर्फ 25,000 है, 50,000 है, तो बैंक को पता है कि भैया 4.5 लाख मेरे पास इतने दिन तक तो है, मतलब उसे अगर माइनस करते जाएंगे 25, तो इतने टाइम पीरियड में वो बैंक किसी और को दे के आप क्या क्या ले सकता है, वो कमा सकता है। तो इसलिए बैंक क्या करता है, बेसिकली आपको इसमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। आपको ध्यान और बाकी ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, विल नॉट गो वेरी डीप इनटू इट, आपको बस ध्यान रखना है थोड़ा सा। फिक्स डिपॉजिट आपको पता है इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप 6 मंथ के लिए फिक्स कर सकते हैं, आप कुछ सालों के लिए फिक्स कर सकते हैं, 1 ईयर के लिए फिक्स कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या, मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए हैं, तो आपने बैंक को दे दिए, ठीक है, आपने दे दिया SBI को, आपने अपने अकाउंट में बेसिकली यहाँ फिक्स्ड डिपॉजिट में आपने उसे फिक्स कर दिए। तो आपने मान लीजिए अगर 6 मंथ्स के लिए उसे फिक्स कर दिया, तो 6 मंथ तक आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और जब बैंकों को पता है कि आप 6 मंथ तक विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो बैंक उसे और किसी को लोन प्रोवाइड करके उससे पैसा कमाएगा, और आपको इसमें बेसिकली इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो खुद भी इंटरेस्ट कमाएगा बैंक, इसलिए आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इसमें आपको चेक फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलती, क्योंकि आप एक लिमिटेड पीरियड तक वो फिक्स हो जाता है, वो बैंकों के पास रहता है, उसे आप नहीं निकाल सकते। और ध्यान रखिएगा इसे टाइम डिपॉजिट्स भी बोला जाता है। तो ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि इसमें आपको एक चेक की फैसिलिटी इंजॉय नहीं कर सकते, इसे एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए आप फिक्स कर देते हो, और इसको टाइम डिपॉजिट भी होता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इतना ही पढ़ना है, राइट, और इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है दैट इज अ रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, जिसमें आप पर मंथ आप एक फिक्स्ड अमाउंट सेव करते रहते हो। मान लीजिए 2000, तो आपने एक RD ले ली, मान लीजिए 12 महीने के लिए, 12 मंथ्स के लिए। तो आप क्या करोगे, हर मंथ आप क्या करोगे, 2000 सबमिट करोगे, तो 12 महीने के बाद कितना हो जाएगा, 24,000 तो आपका ये हो जाएगा,
ठीक है, जो आपने सबमिट किया इस पे प्लस आपको क्या देगा, बैंक इंटरेस्ट भी देगा। तो मान लीजिए बैंक इंटरेस्ट के साथ ये आपका 25,000 होगा, तो फिर आप 12 महीने के बाद आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, या तो आप इसे 25,000 पूरा विड्रॉ कर लें, या तो फिर आगे इसको चलने दें, मीन्स और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, सो आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, वो जो इसके प्रीवियस जितने भी पॉइंट पढ़ रहे थे बेसिकली वो था एक्सेप्टिंग लोन के, सॉरी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के अंडर, है ना। फर्स्ट पॉइंट के बेसिकली फर्स्ट फंक्शन के अंडर अभी हम सब पढ़ रहे थे, वो सब सेविंग, आपका करंट, देन आपका एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। नाउ वी विल स्टडी दैट इज अ एडवांसिंग लोन, अनदर, ये बिल्कुल फ्रेश आपका फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, या अनदर फंक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ एडवांसिंग ऑफ लोन। एडवांसिंग ऑफ लोन मतलब साफ साफ पता है कि बैंक क्या करता है, आपको लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, लोन प्रोवाइड करता है और उसके लिए आपसे कुछ आपसे एक सिक्योरिटी भी लेता है जिसको कोलेटरल बोलते हैं बेसिकली। सो सेकंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक इज टू एक्सटेंड लोन एंड एडवांसेस। लैंडिंग इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑफ द बैंक एंड इज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम, और ये बैंकों की एक मेन सोर्स है। बैंक कैसे कमाता है इससे, लोगों को क्या करता है बेसिकली, लोन एडवांस करता है और उससे आपको पता है उसमें इंटरेस्ट लगता है, राइट। सो बैंक्स चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम द बोरोवर्स विच आर मोर देन द इंटरेस्ट दे पे टू डिपोजिटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बेसिकली पैसा कमाता कैसे है बैंक, बैंक जब इंटरेस्ट देता है किसी को तो वो थोड़ा कम देता है। मान लीजिए आपने पैसा जमा किया है तो आपको 5% इंटरेस्ट देगा, लेट फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन जिसको पैसा उसने उधार दिया है उससे 7% इंटरेस्ट लेगा, तो 7 - 5 कितना बचा, 2% जो इसका बचा है, ये बेसिकली आपका प्रॉफिट होता है बैंक का। तो बैंक का प्रॉफिट कैसे होता है, बैंक किस प्रिंसिपल्स पे काम करता है कि बैंक इंटरेस्ट आपको कम देता है, लेकिन जिसको लोन देता है उससे इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है, तो वो जो डिफरेंस होती है बेसिकली वो इसका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। सो दे मेक प्रॉफिट आउट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन आप कोई एक अमाउंट में मत सोचिए, ये हजारों लाखों करोड़ में होते हैं। तो इससे अगर इसका 1% भी वो लेंगे, अगर 1% भी डिफरेंस रहता है तो जिससे 1% से ज़्यादा ही होगा बेसिकली, तो आप सोच सकते हैं उन्हें कितने लाखों करोड़ प्रॉफिट उनको बैंकों को होगा। तो अब देखिए इसके अंडर फिर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि बैंक जो लोन है वो कैसे देता है कस्टमर्स को, किन किन तरीकों से देता है, किन किन वे से देता है। एक होता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट इज अ टाइप ऑफ लोन विच इज गिवन टू अ बोरोवर अगेंस्ट इज करंट एसेट्स। मतलब आपके पास जो शेयर्स होंगे, बॉन्ड्स होंगे, आपके पास कुछ स्टॉक्स ऑफ गुड्स होगा, आप बेसिकली उसके अगेंस्ट क्या है, एक पैसा ले सकते हैं बैंकों से, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो इन दिस केस द एंटायर अमाउंट ऑफ अ लोन बाय अ बैंक इज नॉट गिवन टू अ बोरोवर एट अ पर्टिकुलर पीरियड। ध्यान रखिए, एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं देते वो। द बैंक opens a account in the name of borrower and allows them to withdraw that a borrowed amount when he requires the money. The bank charges the interest not on the entire of the amount loan sanctioned but only on the actual amount withdrawn from the bank. Basically आपको कहने का, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। लेट सपोज आपने 5 लाख रुपए कैश क्रेडिट लिया है किसी बैंक से, ठीक है, आपके अकाउंट में वो बैंक ट्रांसफ़र कर देगा। अब आपके बेसिकली बैंक में आ गए 5 लाख रुपए, अब आपने उसमें से निकाल लिया 50,000 रुपये। तो जो बैंक है इंटरेस्ट 5 लाख पे नहीं लेगा, सिर्फ और सिर्फ 50,000 पे लेगा। जैसे जैसे आप पैसा निकालते रहेंगे उस पर बैंक चार्ज करता रहेगा, ठीक है। तो वही बेसिकली ये सब चीज़ इसमें लिखी है। तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर। नेक्स्ट दैट इज आउटराइट लोन्स एंड एडवांसेस। बैंक्स प्रोवाइड आउटराइट लोन्स फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जो बैंक्स क्या करते हैं, एक फिक्स, ये इसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए बेसिकली बैंक लोन प्रोवाइड कर देते हैं। एंड द लोन्स आर एडवांस्ड फॉर द शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए होता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ज़्यादा सालों के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए 6 मंथ्स में भी, 1 ईयर में मैक्सिमम, ठीक है। सो इन दिस और मे बी 2 और 3 ईयर्स, मैक्सिमम 5 ईयर्स, एंटायर केस द एंटायर अमाउंट ऑफ द लोन इज सैंक्शन एंड क्रेडिट इन द लम सम। इसमें क्या होता है, मान लीजिए अगेन एग्जांपल लेते हैं 5 लाख का, कि आपने 5 लाख का कौन सा लोन लिया है, आउटराइट लोन लिया है, तो बैंक आपके हैंड टू हैंड आपके 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। अब बैंक को कोई मतलब नहीं है, आप भले इसमें से 1,000 खर्च करें, 2,000 खर्च करें, बैंक पूरा का पूरा ही 5 लाख पे आपके पे इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। सो बोरोवर हैज़ टू पे द इंटरेस्ट ऑन द एंटायर अमाउंट ही बोरोड, नो मैटर हाउ मच द अमाउंट इज एक्चुअली यूज्ड बाय द बोरोवर, ठीक है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। नेक्स्ट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट आपको नाम से पता लग गया होगा कि मान लीजिए आपके अकाउंट में 0 रुपीज़ हैं, आपको सडनली 10 लाख रुपए की जरूरत आ गई,
आपको 10 लाख या 5 लाख जितने की भी ज़रूरत होगी, तो बैंक आपको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे देगा। मेनली मान लीजिए कि 3 दिन के लिए, या हो सकता है 12 दिन के लिए, या 3 महीने के लिए, ठीक है, जो भी बेसिकली उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे बैंक्स के, तो वो होती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। देखिए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूजुअली यूज़ की जाती है बिजनेसमैन द्वारा, ठीक है, क्योंकि बिजनेसमैन के पास सडनली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। मान लीजिए 1 करोड़ का उनके पास क्या आ गया, एक उन्हें ट्रांजैक्शन करना है, लेकिन उनके पास है नहीं। तो सीइंग द कंडीशन ऑफ द बिजनेस, सीइंग द कंडीशन ऑफ द पर्सन ऑफ द डिपोजिटर, अगर किसी बैंक को लगता है कि ये बंदा मतलब उसका जो स्टेटमेंट्स है बहुत अच्छी आ रही हैं, स्टेटमेंट कहने का मतलब है उसका जो बैंक के साथ ट्रांजैक्शन है वो बहुत अच्छा खासा हो रहा है, मतलब इसके उनका जो बेसिकली जो आप कह सकते हो मॉनेटरली उसका जो सपोर्ट है बहुत स्ट्रांग है, अगर वो एक बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन है तो उन्हीं को ये फैसिलिटी दी जाती है। हम लोगों को, आम लोगों को ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड होती, ठीक है। इन मैनी केसेस बैंक प्रोवाइड द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज टू द कस्टमर्स हु मेंटेन आ करंट अकाउंट विद द बैंक। ध्यान रखिए, करंट अकाउंट वालों को ही देते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दिस आर प्रोवाइडेड टू द businessman. So when the customer gets an overdraft facility from a bank, this means that he is allowed to draw a checks in the excess of balance standing in his credit amount. मान लीजिए उसको 10 लाख रुपीज़ की जरूरत है और सिर्फ उसके अकाउंट में 1 लाख है, तो वो एक्स्ट्रा 9 लाख रुपीज़ क्या है वो निकाल सकता है, दैट विल बी गिवन बाय द बैंक, ठीक है। सो ही कैन ड्रॉ इन द चेक्स, उसे चेक से ड्रॉ कर सकता है अमाउंट एक्सेस ऑफ द अमाउंट विच ही हैज़ इन हिज ओन डिपॉजिट, राइट। सो बैंक चार्ज इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट ओवरड्रॉन, तो जितना ओवरड्रॉ करोगे आप उसी पे बैंक बेसिकली चार्ज करता है। फॉर अ बिजनेसमैन द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज ईजिएस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट मेथड ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स। और ध्यान रखिएगा, ये बिजनेसमैन के लिए बहुत ही बड़ी एक तरह की लाइफ लाइन है, क्योंकि सडनली अगर उनके पास 10 करोड़ का, या आप इसे करोड़ों में समझिए, या 50 लाख का कोई ऐसा एक ट्रांजैक्शन करना पड़े, या एकदम ही उनको बेसिकली एक ऐसी डील करनी पड़े जिनको उनको पे करना पड़े बिजनेसमैन को। मान लीजिए आप ही मान लीजिए आपको एकदम सडनली 50 लाख रुपीज़ आपको चाहिए, ठीक है, 50 लाख रुपये आपको चाहिए, और आपको पता है कि अगर मैं ये डील कर लूँगा और 50 लाख पे कर दूंगा तो मुझे 100% 1 वीक के बाद 1 करोड़ का जो है प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि मैं किसी दूसरे को बेच दूंगा। तो जब आप बहुत ज़्यादा श्योर होते हो तो यू टेक द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और मान लीजिए और उसको आपने 3 दिन में बेसिकली आपने उसके जो 50 लाख है बैंक के वापस कर दिए, और हो सकता है उसमें 10,000 50,000 जितना भी उसमें जो इंटरेस्ट लगेगा वो आप दे दिया, तो फिर भी आपको देखिए कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये है आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी विच इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट फॉर द बेसिकली करंट अकाउंट होल्डर्स ऑफ द बिजनेसमैन। फोर्थ पॉइंट है आपका, दैट इज अ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी क्या होता है कि मान लीजिए कि आप एक पर्सन है, आपको किसी दूसरे पर्सन, आप पर्सन ए हैं और पर्सन बी को आपको पैसा देना है, और जनरली ध्यान रखिएगा ये सिर्फ 90 डेज़ के लिए ही होता है, पीरियड ऑफ 90 डेज़ के लिए ही इशू होता है। अब आपके पास मान लीजिए पैसा नहीं है इस समय, तो आप क्या कर सकते हो, बिल ऑफ एक्सचेंज इसके नाम पे आप दे सकते हो। अब होगा क्या, 90 डेज़ के बाद जो बी है वो इसे कैश करा सकता है। सो दिस इज कॉल्ड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर, इसे आप एक बार पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ अ बैंक लैंडिंग इज थ्रू द डिस्काउंटिंग और परचेसिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज drawn by a creditor or the by the creditor on a debtor or debtor, specifying the amount of debt and also the date which is becomes payable। तो एक पर्टिकुलर एक अमाउंट दिखाया जाता है। इसमें होता क्या है, एक अमाउंट होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। जनरली ये पीरियड होता है इशू फॉर द नॉर्मली फॉर 90 डेज। दिस मीन्स दैट द क्रेडिटर कैन नॉट get it encashed from the debtor before the expiry of the 90 days. However, if the creditor needs money before the expiry of 90 days period, he can sell it and he can get it discounted from the commercial bank। तो कई बार क्या होता है कि मान लीजिए पर्सन ए ने तो पर्सन बी को एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, ठीक है, मान लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज ए ने बी को दे दिया, लेकिन बी को अभी पैसे की जरूरत है, बी 90 डेज तक वेट नहीं कर सकता, तो वो क्या जाएगा, एक कमर्शियल बैंक के पास जाएगा, कमर्शियल बैंक को बताएगा कि भैया ये देखो मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है और एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है, आप क्या करिए, मान लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज 10,000 का है, तो ये कमर्शियल बैंक के पास जाएगा, तो कमर्शियल बैंक को बोलेगा आप मुझे 9,500 दे दीजिए और 500 रुपये आपको प्रॉफिट होगा। आप क्या करना, इसको 90 डेज बाद ए से आप इसे एनकेश करा लेना, आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे। मुझे फिलहाल के लिए आप 9,500 दे दीजिए, और आपका जो बेसिकली जो बैंक का इसमें फ़ायदा क्या होगा, बैंक 90 दिन बाद इसे ये एनकेश करा लेगा और 500 रुपये बेसिकली प्रॉफिट कमा लेगा, राइट।
तो हाउएवर इफ द क्रेडिटर नीड्स अ मनी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज पीरियड ही कैन सेल इट, ही कैन गेट इट डिस्काउंटेड, तो उसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जब मान लीजिए आपको बी को एकदम सडनली पैसे की जरूरत पड़ी, तो ए तो बोला है, ए ने बोला 90 डेज बाद ही वो इसे एनकैश करेगा, लेकिन बी क्या करेगा, एक कमर्शियल बैंक के पास जाके बेसिकली इसे डिस्काउंट करा लेगा। तो मान लीजिए 10,000 का था, 9,000 या 9,500 में डिस्काउंट करा लेगा, जो 500 रुपये हैं वो बैंक का प्रॉफिट हो जाएगा, जब बैंक क्या करेगा, ए से 10,000 रुपीज़ कलेक्ट करेगा। तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर, आपको अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दैट थर्ड फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक, दैट इज अ फैसिलिटेशन ऑफ द पेमेंट्स थ्रू चेक्स। ठीक है, अब क्या करता है, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है चेक्स का। देखिए चेक आपके स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि चेक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। चेक इज, आप कह सकते हो, ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू मनी। ठीक है, आपको पता है कि अगर आपको 10,000 रुपीज़ अगर आपको कैश आपको कैरी करना है तो थोड़ी आपको दिक्कत पड़ेगी। चलो 10,000 तो बहुत छोटा हो गया, मान लीजिए 10 लाख 15 लाख, तो लेकिन अगर 15 लाख का आपके पास चेक होगा, दैट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू टू कैरी बेसिकली। तो ये कन्वीनियंट मेथड है। सो बैंक्स प्रोवाइड अ वेरी कन्वीनियंट मेथड इन द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ चेक। वी कैन रिसीव पेमेंट और वी कैन पे थ्रू checks in the banks. Okay, so these checks may be drawn on some commercial banks, or our bank will collect the payment on these bank on our behalf. बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए आप ए पर्सन हो, आप बी पर्सन हो, ठीक है, ए पर्सन ने आपको चेक दिया है, क्लियर, तो आप क्या कर सकते हैं, इस चेक को अपने बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है, तो बैंक अपने बिहाफ पे सारा कुछ काम करके बेसिकली सारा जो है आपके जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करके आपके अकाउंट में बेसिकली पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी कन्वीनियंट एंड आई होप आपने सबने ये एक आध बार फैसिलिटी डेफिनेटली ये आपने अवेल की होगी या आपके किसी फैमिली मेम्बर ने। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। तो आप बहुत अच्छा एक इसका फंक्शन है, आप बैठे बैठे घर पे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप बैंकों में जाके भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप अब तो बहुत सारी सर्विसेज हो गई हैं, यूपीआई सर्विसेज आ गई है। ठीक है, तो देर आर सो मैनी नाउ वेज यू कैन ट्रांसफ़र। सो दिस इज़ ऑल पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ओनली एंड ओनली दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ बैंक। सो ध्यान रखिएगा, दिस आर वेरी वेरी सेफ। ओके, नेक्स्ट है दैट इज़ अ एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन मतलब बैंक कुछ ऐसा एजेंट भी काम करता है। ऐसा एजेंट कैसे काम करता है देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि बैंक द कमर्शियल बैंक कलेक्ट द पेमेंट, आपको पता है आपके बिहाफ पे, मान लीजिए आप बहुत बिजी रहते हैं तो आपका अकाउंट है किसी बैंक में, तो बैंक क्या करता है, आपके बहुत सारे काम करता है। आपके चेक्स को वो कैश करा देता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने ऑलरेडी बता दिया उसे करा देता है। ओके, देन यू हैव द अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके, तो आपके बिहाफ पे बेसिकली वो सारे फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसे कैश करा देता है और उसके चार्ज पे उसके अगेंस्ट कुछ आपसे कमीशन चार्ज करता है। सो दैट इज आप बेसिकली एजेंसी फंक्शन, दैट कम्स अंडर द एजेंसी फंक्शन। नेक्स्ट इज दे मेक एंड कलेक्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ पेमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। आपको पता है आपके बिहाफ पे बहुत सारी वो पेमेंट भी कर देते हैं, आपके बिहाफ पे वो बहुत सारे आपकी एक्टिविटीज़ जैसे इंश्योरेंस, प्रीमियम, टैक्सेस, वो सारी चीज़ें भी आपके बिहाफ पे करते हैं। दे ऑल्सो क्लेम द इंश्योरेंस क्लेम्स हो गया, पेंशन हो गया, डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सब कुछ आपके बैंक अकाउंट में आता है। ठीक है, तो सारी सर्विसेज बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड करता है, बैंक प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है द कमर्शियल बैंक एक्ट एज अ एजेंट टू द कस्टमर इन द सेल एंड परचेज ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर। इवन आपका पता है आपका अगर अकाउंट है, ठीक है, अगर डीमैट अकाउंट है बेसिकली इन द एनी ऑफ द बैंक, तो आप क्या कर सकते हो, स्टॉक एंड शेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी क्या है, बैंक बेसिकली ले लेता है। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यू कैन परचेज, ठीक है, और जो फंड है वो बैंक ट्रांसफ़र कर देगा बेसिकली जब आप खरीदेंगे शेयर्स, और जैसे ही आप उसे बेचेंगे तो आपका फंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और बहुत सारी आपकी एजेंसी फंक्शंस होती है, जैसे फॉरेन करेंसी हो गई, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए, ठीक है, एंड म्यूचुअल फंड हो गए आपके बिहाफ पे। तो बहुत सारी ऐसे एक्टिविटीज़ हैं वो जो आप बैंक्स करता है। सम कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू डील इन द फॉरेन ट्रेड। आपको पता है फॉरेन ट्रेड में, ठीक है, लेट सपोज अगर कोई जिसका यूट्यूब पे चैनल है, तो अगर यूट्यूब की जो अर्निंग है बेसिकली, ठीक है, वो कैसे होती है, वो फॉरेन ट्रेड है बेसिकली, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता है, आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो वो सारी चीज़ें बेसिकली आपके बिहाफ पे, आप तो अब जाते नहीं हैं कोई यूट्यूब ऑफिस में पैसे कलेक्ट करने या किसी भी तरह से ऑनलाइन जो कमा रहे हैं, तो बेसिकली वो ट्रांसफ़र कैसे होता है, सब आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, राइट। The commercial bank also act as a trustees and executors. For instance, they कीप द विल्स ऑफ द कस्टमर। आपको पता है अगर जो किसी भी विल होती है किसी की, वो संपत्ति होती है, या आफ्टर डेथ मतलब वो किसको
बेसिकली नॉमिनी बनाना चाहता है, आपको पता है नॉमिनी आपने नाम सुना ही होगा, वो सारी एक्टिविटीज़ भी क्या करता है, बैंक करता है। तो ये सारी एक जनरल यूटिलिटी होती है जिसमें आपकी लॉकर होती है, ठीक है, आप लॉकर फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, टैक्स असिस्टेंस आपको मिलती है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, फिनेंशियल एडवाइस आपको प्रोवाइड करता है। तो ये सारी आपकी आती है जनरल यूटिलिटी सर्विसेज में, राइट। आपकी कस्टडी ऑफ ज्वेलरी, आप ज्वेलरी रख सकते हैं वहाँ पे, क्लियर। आप जितने भी वैल्यूबल्स हैं आपके, अगर मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बैंक में सबमिट करके जा सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं बैंकों में, और बैंक आपसे एक नॉमिनल जो है, जो भी है कमीशन, वो आपसे चार्ज करेगा, ठीक है। देन है क्रेडिट क्रिएशन, यही हम जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे इसे मनी क्रिएशन भी बोलते हैं, मनी क्रिएशन। तो यही एक ऐसा एक फंक्शन है, ठीक है, यही एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, बैंकों को अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अलग करता है। दैट इज अ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिक फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स दैट दे हैव अ पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इन द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ द लोन्स। कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट द क्रेडिट। ओके, दिस मीन्स बेसिकली होता क्या है, एक बंदे से पैसा लेके दूसरे को बेसिकली क्या करना है, लोन प्रोवाइड करना है। इस बीच में जो ये पैसा मनी क्रिएट करते हैं, बेसिकली जो प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द क्रेडिट क्रिएशन। ओके, दिस मीन्स दे आर एबल टू ग्रांट मोर लोन्स देन द अमाउंट ऑफ इनिशियल एंड द प्राइमरी डिपॉजिट्स बाय द कस्टमर्स। दिस फंक्शन इज डिस्कस्ड इन बिलो। देखिए, अब आपके सिलेबस में क्रेडिट क्रिएशन ऐसा होल आपका नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये एक फंक्शन ऑफ बैंक में आता है, और फंक्शन ऑफ बैंक आपके सिलेबस में है, ठीक है। और लेकिन ये नहीं बोला कि क्रेडिट क्रिएशन वेरी डीपली पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से आपको इसका थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी एक अलग वीडियो बना दूं क्रेडिट क्रिएशन की, तो आई विल मेक इट सेपरेट वीडियो। अगर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी होगी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इसके बाद अगर आपको ये पढ़ना होगा डीपली, ठीक है, बिकॉज इसके आगे आपको पता है ये क्रेडिट क्रिएशन, देखिए क्रेडिट क्रिएशन, तो ये क्रेडिट क्रिएशन एक अलग से टॉपिक आपके नहीं दे रखा सिलेबस में, लेकिन ये सिंस एक कमर्शियल बैंक का फंक्शन होता है और फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक आपके सिलेबस में है, तो हो सकता है कि चांसेस है इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपके आ जाएं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको ये लेक्चर चाहिए तो मैं बना दूंगा, ठीक है। अगर मैंने बनाया होगा तो आप प्लीज़ एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा, आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट, अभी फिलहाल के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रोसेस पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, इट्स वेरी वेरी सिंपल, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली ये पूरा, अगर ये आपको समझ में आ गया, ये टेबल होता है, ये टेबल आपको अच्छे समझ में आ गया तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आई हैव कवर्ड इन वन ऑफ द लेक्चर, आई विल जस्ट सी इफ इट इज़ विल बी, आई विल डेफिनेटली पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप चेक कर सकते हैं अगर मैंने इसके ऊपर बनाया होगा तो, राइट। ओके, नेक्स्ट है दैट इज़ द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक, आपका नहीं है सिलेबस में, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज़ योर सेंट्रल बैंक। ओके, नाउ दिस आई विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आप कह सकते हो मैंने 50 to 60% जो है इस बैंकिंग का ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। सो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, दोज हु आर इन योर क्लास, बेसिकली उनको भी ये लेक्चर पहुँचाइए ताकि उनको भी अच्छे समझ में आ जाए। तो आपको, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और मैं वेरी सून आई विल ब्रिंग वन सीरीज़ जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा हर चैप्टर के, फॉर 1 marks 2 marks, ठीक है, जिससे आप अच्छे से पढ़ के आप अच्छे एग्जाम्स में आपके जो है मार्क्स आ सकते हैं। तो सेंट्रल बैंक विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।